जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वृष राशि के जो जातक हैं, जो 2024 इनके लिए रहने वाला है, यह ग्रह गोचर के अनुसार कैसे रहने वाला है। तो ये समझ लीजिए आप कि यह समय जो आपके लिए है 2024 जो वृष राशि के लिए है, इनके लिए विशेष यह फलदायी रहने वाला है। यानी कि यह इस समय इनको अच्छे फल इनको प्राप्त होने वाले हैं। अच्छे फल का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि ये समझ लीजिए कि जो यहाँ पर मैंने देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों में सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी 3 ग्रह ऐसे हैं जो एजिटेड उन्हीं भाव में रहेंगे जिस भाव में जनवरी मास में है, उसी भाव में यह दिसंबर के महीने भी रहने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आप यह फल फलित करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं? आपके द्वादश भाव में। और अगर ये समझ लीजिए कि 2023 का जो समय था दोस्तों वृष राशि वालों के लिए, तो इसमें क्या है कि इनके व्यय क्या थे, बहुत ही ज्यादा थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या थे, आपके द्वादश भाव में बैठे हुए थे। द्वादश भाव का अर्थ था व्यय, यानी कि आपके खर्चे इत्यादि खूब बढ़ रहे थे। और साथ ही साथ जाते जाते 2023 में दोस्तों क्या है कि जब केतु आपके पंचम भाव में आए तो संतान से संबंधित भी दिक्कतें आई, और उनसे संबंधित भी या बच्चों के विद्या बुद्धि से संबंधित या मंगल कार्यों से संबंधित जो भी आपके कार्य हुए हैं उनमें बहुत सारा खर्चा इत्यादि हुआ, और वह खर्चा भी सिर्फ और सिर्फ क्या रहा, लगभग फिजूल का ही रहा। तो ये समझ लीजिए कि इस समय क्या है कि देवगुरु बृहस्पति क्या है 30 अप्रैल के बाद दोस्तों क्या है, यह मेष राशि को छोड़कर वृष राशि यानी आपके ही राशि में यह प्रवेश करने वाले हैं। और आपके केंद्र भाव में जब यह आने वाले हैं तो यहाँ पर यह रूप, ज्ञान, बल और मस्तिष्क में यह क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर बढ़ोतरी करने वाले हैं। यानी कि जो 2023 का जो साल आपके लिए रहा, जहाँ की विद्या बुद्धि में कहीं कोई दिक्कत आ रही थी दोस्तों, यहाँ वह सारी चीजें क्या होने वाली हैं, आपको अच्छा फल फलित करने वाली हैं। यानी कि बल, मस्तिष्क इत्यादि हर एक चीज आपकी समय अच्छी रूप से काम करने वाली है। और साथ ही साथ आपके अंदर क्या है, ज्ञान इत्यादि का भी विशेष रूप से, यानी कि विद्यार्थियों के लिए यह समय क्या है, विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ स्वभाव में भी एक आपको अलग ही आपका अपना परिवर्तन दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं तो यह अपना क्या है, पंचम भाव यानी अपने संतान के भाव में जब इनका पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर केतु तो बैठे हुए हैं। उसके उपरांत भी दोस्तों जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति का जो पलड़ा है वह भारी है, यानी कि आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ मंगल कार्यों के लिए भी यह समय क्या है, आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि देख लीजिए तो आपके क्या कहाँ पड़ रही है, जीवन साथी के भाव में पड़ रही है। यानी कि आपका यह दैनिक व्यवसाय से संबंधित भी है। दैनिक व्यवसाय का अर्थ यह है दोस्तों कि अगर किसी प्रकार से भी जॉब इत्यादि में आपको कोई दिक्कत आ रही थी या व्यवसाय में कोई बाधा कारक कोई बन रहा था, तो इसमें व्यवसाय में भी आपकी उन्नति होने वाली है। और साथ ही साथ जो मतलब रोजमर्रा की जो आपकी चीजें हैं उनमें भी आपको बेनिफिट होने वाला है। और जॉब से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही थी दोस्तों, तो इस समय वह भी आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कि अच्छी जॉब भी आपको इस समय मिल जाएगी। और साथ ही साथ विवाह के लिए भी यह समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर वैवाहिक जीवन में आप प्रवेश नहीं किए तो दोस्तों इस समय प्रयास करने से अवश्य ही आपको वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होगा। यानी कि ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति जब आपके केंद्र भाव में आएंगे तो यह आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको फल फलित करने वाले होंगे। उसके बाद भाग्येश के दृष्टिकोण से देख लीजिए, नौम दृष्टिकोण से देख लीजिए देवगुरु बृहस्पति की, तो यह क्या है, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य भाव को देखने का ये तात्पर्य है
कि भाग्योदय का समय हम इसे कह सकते हैं, धर्म तीर्थ इत्यादि का समय से कह सकते हैं, और साथ ही साथ शिक्षा इत्यादि से संबंधित हम इस समय को कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देवगुरु बृहस्पति के दृष्टिकोण से देखें तो 30 अप्रैल के बाद जब यह आपके केंद्र भाव में आएंगे तो आपके बल मस्तिष्क यानी विद्या बुद्धि का भी यह यहाँ पर क्या करेंगे, बल मस्तिष्क में भी आपके मतलब बढ़ावा करेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपके ज्ञान इत्यादि में भी वृद्धि करेंगे। और संतान इत्यादि के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो संतान इत्यादि के लिए भी यह क्या है, आपके अच्छा रहने वाले हैं, विद्या बुद्धि के लिए भी आपके अच्छा रहने वाला है। और साथ ही साथ यह समय मंगल कार्यों से आपके जीवन में भरने वाला रहेगा। और उसके बाद सप्तम दृष्टिकोण से भी अच्छा है, प्लस क्या है, नवम दृष्टिकोण से भी अगर हम देवगुरु बृहस्पति की देखें तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके उपरांत दोस्तों पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पिता के घर में बैठे हुए हैं। पिता के घर में बैठने का ये तात्पर्य है कि यह कारोबार इत्यादि का क्षेत्र भी होता है, साथ ही साथ क्या है, पद प्रतिष्ठा और अधिकार का क्षेत्र होता है। तो पद प्रतिष्ठा, अधिकार और कारोबार का ये तात्पर्य दोस्तों कि इस समय जब पिता के घर में शनि बैठे हुए हों और वह भी स्वयं की राशि में बैठे हुए हों तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल अगर शनि के दृष्टिकोण से देखें तो प्रयास अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपके कार्य भी अवश्य बनेंगे, यानी कि एक सफल प्रयास आपके लिए आपके कारोबार में, आपके पद प्रतिष्ठा में और आपके अधिकारों में क्या करने वाला है, वृद्धि करने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं तो राहु बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। और एकादश भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों, एकादश भाव जो हमारा होता है यह आय का होता है, इनकम का होता है। तो आय के भाव में भी यानी आपके इनकम में भी वृद्धि करने वाले होंगे। दोस्तों ये देख लीजिए, राहु बैठा तो मीन राशि में है, मगर एकादश में बैठने के कारण, एकादश में जब यह बैठेगा तो अवश्य ही आपको अच्छा फल देगा, क्योंकि एकादश घर एक ऐसा घर है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह या सौम्य ग्रह या उच्च का या नीच का कोई भी ग्रह बैठता है वह हमेशा क्या करता है, अच्छा फल ही फलित करता है। यानी कि यह समय आपके लिए राहु की दृष्टिकोण से क्या रहेगा, अच्छा रहने वाला है, यानी कि उपलब्धियां भी प्राप्त होने वाली हैं। साथ ही साथ क्या है, इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे और लाभ की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों पंचम भाव में केतु बैठने का ये तात्पर्य है कि जहां यह विद्या बुद्धि में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। मगर देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो देवगुरु बृहस्पति का पलड़ा यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, भारी कह सकते हैं। यानी कि हम किसी प्रकार से भी अगर थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं दोस्तों तो अवश्य ही हमें उसके फल की भी प्राप्ति होने वाली होगी। यानी कि विद्या बुद्धि के लिए भी पुनः अगर हम एक अच्छा प्रयास करते हैं तो केतु के दृष्टिकोण से भी वह हमारे लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यह समय आपका क्या रहेगा, मंगल कार्यों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम सूर्य के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो सूर्य के दृष्टिकोण से दोस्तों मैंने यहाँ पर 14 अप्रैल से, यानी कि जब सूर्य नारायण क्या है, मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो यह क्या है, उच्च राशि यानी आपके द्वादश भाव में बैठेंगे। तो द्वादश भाव में ये बैठने का ये तात्पर्य है कि यह व्यय घर है, यानी कि खर्चों से रिलेटेड भाव है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, विदेश गमन का भाव भी है। तो उच्च राशि में जब बैठेंगे खर्चा तो करवाएंगे, मगर यह साथ ही साथ क्या करेंगे, विदेश गमन के भी योग आपके जीवन में बनाएंगे। यानी कि जो भी आपके खर्चे होंगे उस समय उन खर्चों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी भी कारणवश ग्रीन कार्ड इत्यादि लेना चाहते हैं विदेश में जाकर, तो दोस्तों वह भी इस समय आपको क्या हो सकता है, प्राप्त
हो सकता है। उसके बाद 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य क्या है, मेष राशि में बैठे हुए हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों 16 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य क्या है, सिंह राशि यानी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं। स्वयं की राशि में बैठने का तात्पर्य है कि यह आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे। चतुर्थ भाव यानी माता का भाव है, और माता के भाव में बैठने का तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ पर यह माता का सुख भी आपको प्रदान करेंगे, और साथ ही साथ भूमि भवन और अचल संपत्ति से संबंधित या वाहन सुख से संबंधित चीजों में भी यह क्या करेंगे, प्रगति करवाएंगे, यानी आपको लाभ प्रदान करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य यह कहाँ रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे, यानी यह इनकी अपनी नीच राशि है। और नीच राशि में दोस्तों जब यह बैठेंगे तो थोड़ा सा शत्रु चिंता इत्यादि से या रोग ऋण का यह क्षेत्र होता है। तो शत्रु चिंता का तो तात्पर्य है दोस्तों कि जो छठा भाव रिपु भाव जो हमारा होता है, रिपु भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठता है तो शत्रु चिंता तो वह नहीं करवाता, मगर हाँ ये चीज जरूर है कि ऋण भाव में जब यह बैठेंगे तो ऋण भाव इस समय क्या है कि किसी प्रकार से भी जो आपके अपने खर्चे हैं उन खर्चों में आप कंट्रोल कर लीजिए, यानी कि ऋण होने के चांसेस बन सकते हैं। यह किसी न किसी प्रकार से आपके ऊपर कुछ कर्जा इत्यादि बना सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हमें क्या रहना है, ऋण भाव को लेकर हमें थोड़ा सा सचेत रहना है। बाकी रही बात अगर किसी प्रकार से कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, कोई केस इत्यादि चल रहा है, तो दोस्तों उन चीज़ों के लिए यह समय क्या है आपका अच्छा रहने वाला होगा। उसके उपरांत दोस्तों पुनः हम आते हैं तो मंगल के दृष्टिकोण से। मंगल दोस्तों किसी भी राशि में क्या है 45 दिन ही गोचर करता है। तो 45 दिन गोचर करने का ये तात्पर्य है कि मतलब उसका जो फल होता है वह लगभग मिला जुला रहता है। उसके बाद पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध क्या है, किसी भी राशि में सिर्फ और सिर्फ 21 दिन रहता है। तो 21 दिन का अर्थ यह है कि लगभग भगवान सूर्य नारायण के साथ में, और उसके बाद आते हैं शुक्र। तो शुक्र 26 दिन, तो भगवान सूर्य नारायण के साथ साथ में बुध और शुक्र की युक्ति लगभग बनती रहती है, यानी यह एक घर आगे एक घर पीछे चलते रहते हैं। तो जहां पर भी सूर्य और बुध की युक्ति बनेगी तो बुध आदित्य योग बनेगा, तो वहां पर वह अच्छा फल भी आपको फलित करने वाला होगा। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करते हैं, हर महीने अपना मासिक फल इसमें बताते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि आपको हर महीने का जो राशि फल है वह भी आपको मिलता रहे। और अगर किसी भी प्रकार से दोस्तों आपको पूर्णतः अपनी जन्म कुंडली इत्यादि के बारे में विश्लेषण इत्यादि करवाना है, तो आप यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।